सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के एक खास सेगमेंट जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें सोमवार से लेकर शनिवार तक जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखते हैं उसमें ली गई खबरों से कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस या जिसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं वह आपके सामने रखे जाते हैं, जिनको सॉल्व करके आप यह चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी सही डायरेक्शन में बढ़ रही है या फिर उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे साप्ताहिक एमसीक्यू पर। जैसे जैसे आपके स्क्रीन पर प्रश्न आने लगे आप उसका उत्तर बताते चलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। आइए पहले प्रश्न पर हम विचार करते हैं। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है दौलत बेग ओल्डी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला, भारत द्वारा यहाँ विकसित हवाई पट्टी दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टी में से एक है जिसका विकास 1962 के युद्ध के दौरान किया गया था। कथन दो, डीबीओ एलएसी से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर है। कथन तीन, यह डीएसडीबीओ के नाम से निर्मित हो रही सड़क का दक्षिणी भाग है। कौन? दौलत बेग ओल्डी। ध्यान दीजिए, दौलत बेग ओल्डी के संदर्भ में कथनों पर आपको विचार करना है। अब यहाँ से आप यह चुन लीजिए उपरोक्त कथनों में से असत्य कथनों के कूट का चयन करना है। तो असत्य कथन पहले चयन कर लीजिए, उसके बाद मैं कूट दिखा देता हूँ, आंसर आप बता दीजिएगा। तो जो पहला कथन है कि यह दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई पट्टियों में से एक है, बिल्कुल सही है। और 1962 के युद्ध के दौरान इसका हमने विकास किया था, फिर कुछ समय के बाद हमने इसको छोड़ दिया था, लेकिन अब फिर से हमारी गतिविधियां 2008 से ही यहाँ पर बढ़ गई हैं और हमने अब इसको पूरी तरह से ऑपरेशनल कर लिया है। तो यह कथन पहला जो है बिल्कुल सही है। दूसरा, डीबीओ अर्थात दौलत बेग ओल्डी एलएसी से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर है, ये भी कथन सही है। जो कथन तीसरा यह गलत है। ये देखिए, डीएसडीबीओ जो सड़क बन रही है इसका पूरा नाम है दारबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क मार्ग। तो यह जो सड़क बन रही है दौलत बेग ओल्डी इसका दक्षिणी भाग है, जबकि इसमें कथन में क्या लिखा हुआ है, यह डीएसडीबीओ नाम से निर्मित हो रही सड़क का दक्षिणी भाग है। और इस संदर्भ किसके संदर्भ में? दौलत बेग ओल्डी के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना था। दौलत बेग के संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह डीएसडीबीओ का दक्षिणी भाग है, यह गलत है। तो इस तरह से असत्य कथन हमको क्या पता चला? तीसरा केवल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, केवल 3 हमें असत्य कथन पता चला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। फिर से देखिए, डीएसडीबीओ सड़क निर्माण 13,000 फुट से 16,000 फुट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर से ज़्यादा है। दूसरा कथन, डीएसडीबीओ के निर्मित होने से भारतीय सेना आसानी से गलवान घाटी तक तुरंत पहुंच सकेगी। तीसरा कथन, पेगोंग झील के उत्तर में स्थित फिंगर पर नियंत्रण को लेकर विवाद हो जाता है। किसके संदर्भ में? भारत और चीन के संदर्भ में कहा जा रहा है। चौथा जो विकल्प है डी, फिंगर 8 पर भारत का अंतिम चेक पोस्ट है। अब आपको क्या करना है? उपरोक्त में से कोई जो है कि असत्य कथन का चयन करना है। चारों कथन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपने असत्य कथन के रूप में डी को चुना है तो बिल्कुल सही किया है। फिंगर 8 पर भारत का अंतिम चेक पोस्ट नहीं है, फिंगर 4 पर है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती है, लेकिन अभी 4 से लेकर जो 8 तक का एरिया है इस पर चीन अपना नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से यह जो कथन है डी है बिल्कुल गलत है, यही हमारा असत्य कथन है। बाकी जितने कथन थे वह सब सही थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आरआईसी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह त्रिपक्षीय और वार्षिक बैठक है, यह 2004 से प्रत्येक साल हो रही है।
कथन दूसरा, इस विदेश मंत्री स्तरीय अंतिम बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व सुषमा स्वराज ने किया था। इसको आसान शब्दों में समझाऊं तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो विदेश स्तरीय अंतिम बैठक इससे पहले हुई होगी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व सुषमा स्वराज जी के द्वारा किया गया था। कथन तीसरा, इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय विवादों का समाधान करना है। कथन चार, 23 जून को इसकी बैठक प्रस्तावित है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अब इसमें से फिर क्या है, कूट है, आपको सत्य कथन या कथनों की कूट का चयन करना है। फिर से हम कथनों को चयन कर लेते हैं एक एक करके। देखिए तो पहला जो कथन है कि यह त्रिपक्षीय बैठक है, बिल्कुल सही है। रूस इंडिया चीन का यह त्रिपक्षीय वार्षिक बैठक है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसका दूसरा जो भाग है कि यह 2004 से प्रत्येक साल हो रहा है, नहीं, वर्ष 2002 से हो रहा है, तो इस तरह से कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा जो कथन है बिल्कुल सही है कि जो ये विदेश स्तरीय मंत्रियों की जो बैठक होती है, तो अंतिम जो बैठक हुई थी RIC की, अर्थात रूस इंडिया चीन की, इसमें जो है कि भारत का प्रतिनिधित्व सुषमा स्वराज जी ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका जो तीसरा कथन है, इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय विवादों का समाधान करना है, बिल्कुल जो है कि क्या है, गलत है। तो इस तरह से देखिए क्यों गलत है, क्योंकि इसमें द्विपक्षीय विवादों पर बात नहीं की जाती, बल्कि आपसी जो है कि सहयोग को बढ़ाकर और वैश्विक मुद्दों और हिंद प्रशांत क्षेत्रों पर बात की जाती है। अगर द्विपक्षीय विवादों का समाधान करना इसका उद्देश्य होता तो अभी जो 23 जून की इसकी बैठक होने वाली है, इसमें भी भारत और चीन के बीच के विवाद का समाधान की बातचीत की जाती। लेकिन पहले ही कह दिया गया है कि LAC पर भारत और चीन के बीच का जो विवाद अभी हो रहा है, तो 23 जून को जो इसकी बैठक प्रस्तावित है, इसमें इस एजेंडे को नहीं उठाया जाएगा। तो कथन तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। चौथा जो कथन है कि 23 जून को इसकी बैठक प्रस्तावित, बिल्कुल सही, लेकिन इसका अगला जो भाग है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा, बिल्कुल गलत है, इसकी अध्यक्षता रूस करेगा। तो देखिए क्या है, कथन चौथा भी गलत हो गया, कथन तीसरा भी जो है गलत हो गया, और पहला भी कथन गलत हो गया। अब देखिए सत्य कथन का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें केवल जो सत्य कथन है वो दूसरा है, तो आंसर होगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आई होप आप जो है कि बिल्कुल इसी तरह से सही प्रश्न कर रहे होंगे। निम्न देशों में से कौन सा या कौन से देश रोग स्टेट की सूची में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ये आपको बताना। देखिए 5 आपके पास विकल्प दिए हुए हैं और इसमें से यह बताना है कि कौन सा ऐसा जो है कि कूट है जो कि यह बताता है कि यह रोग स्टेट की सूची में नहीं। देश कौन कौन से लिखे हैं देख लीजिए, ईरान है, निकारागुआ है, नाम है, वेनेजुएला है, मैक्सिको है। आपको यह जो कि आज ही आपने ये वीडियो देखा होगा, अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें सूरीनाम और जो है कि मैक्सिको शामिल नहीं है। तो सूरीनाम कौन सा, 3, और मैक्सिको कौन सा है, 5। तो हमें ढूंढना है सी विकल्प 3 और 5, क्योंकि यही 2 सदस्य नहीं है, बाकी इसके क्या है, सदस्य इसके हैं। आगे बढ़ते हैं। रोग स्टेट को मैं वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए ज़्यादा व्याख्या यहाँ पर नहीं की जाएगी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा टायर के आयात को रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। दूसरा कथन है, इससे घरेलू स्तर पर टायर उत्पादन और रबड़ उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा। कथन तीसरा, 2019 के आंकड़ों के अनुसार थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया के बाद रबड़ उत्पादन में भारत क्रमशः चौथा स्थान रखता है। उसके बाद जो है कि अगला स्टेटमेंट, केरल रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए अगर इसमें से हम कथनों पर विचार करें तो एक जो है कि यह सही बात है कि इसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में रख दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, बिल्कुल सही बात। दूसरा जो कथन कहा जा रहा है कि इससे टायर का उत्पादन और रबड़ का उत्पादन बढ़ेगा, ये भी सही है। 2000 आंकड़ों के अनुसार चौथा स्थान हम रबड़ उत्पादन में रखते हैं, ये भी सही है। और साथ ही साथ केरल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लेकिन कर्नाटक और तमिलनाडु भी प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, ये भी सही है। तो चारों कथन सही हैं, आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए। चलिए करते हैं।
पंजाब के लुधियाना से जो है कि बंगाल के दानकुनी नामक स्थान तक लगभग 1839 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत रेल लाइन यह होगी। दूसरा कहा जा रहा है इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृति मिली थी। तीसरा, यह गलियारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। चौथा कथन, इस गलियारे की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में 1049 किलोमीटर और सबसे कम बिहार में 80 किलोमीटर होगी। अब चलिए, अब इसमें से देखिए आपको क्या चुनना है, सत्य कथनों के जो है कि विकल्पों का चयन करना है। तो पहले एक एक कर कथनों पर हम विचार कर लेते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो जो पहला कथन है कि यह जो है लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक होगा और 1839 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, विद्युतीकृत होगा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इस परियोजना को 2014-15 के वित्तीय वर्ष में अनुमति मिल गई थी, ये भी सही है। कथन तीसरा जो है ये थोड़ा सा गलत है। इसमें देखिए क्या लिखा ही है, गलियारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश इसका भाग नहीं है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद इस गलियारे की सर्वाधिक जो लंबाई ये उत्तर प्रदेश में 1049 किलोमीटर बताई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे कम जो कि बिहार में ये 80 किलोमीटर बता रहे हैं, बिहार में 80 किलोमीटर नहीं है, झारखंड में 50 किलोमीटर सबसे कम लंबाई है। तो देखिए क्या हुआ कि जो आपका यह जो है कि तीसरा और जो चौथा कथन है गलत हो गया, पहला और दूसरा कथन क्या हो गया आपका सही हो गया। हमें चुनना था सही कथन का विकल्प, तो ए बी हमारा आंसर होगा, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको क्या करना है, विचार करना है। GPAI में भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और इटली आदि देश भी शामिल हैं। दूसरा कथन, नीति आयोग के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही उपयोग से 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के GBA में 15% तक की वृद्धि की संभावना है। तीसरा, भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी लिखा है लेकिन वो मैकार्थी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। उपरोक्त में से असत्य कथनों का आपको क्या करना है, विकल्प का चयन करना। एक एक करके कथनों पर विचार करें। तो देखिए जो ये आपका GPI है, यह इसका फुल फॉर्म क्या है, आपके स्क्रीन पर देखिए लिखा भी हुआ है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल। तो आपको पता है इस पर पूरा मैंने वीडियो बनाया है, इसमें जितने देश लिखे हैं सब इसमें शामिल हैं। और एक सही बात है, नीति आयोग ने ऐसा कहा है कि 2035 तक अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज करते हैं तो जो हमारा GBA है उसमें जो है कि 15% की वृद्धि हो सकती है। और भारत जो है कि इसमें जो शामिल हुआ है वो कैसे संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ, ये भी ठीक है। जॉन मैकार्थी इसके जो है कि जनक माने जाते हैं, ये भी सही है। तो इसमें चुनना है असत्य कथनों के विकल्प का, तो आंसर होगा D, कोई भी असत्य कथन इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो कि आपके स्क्रीन पर है। सुंदरवन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार 60:40 के अनुपात में भारत और बांग्लादेश के लगभग 10,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है, जिसके 4,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मैंग्रोव का विस्तार है। कथन 2, बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान चक्रवात से सुंदरवन का लगभग 28% भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। तीसरा कथन, चक्रवात से हुई क्षति को कम करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 14 जुलाई 2020 तक मैंग्रोव के सुंदरी नामक 3.5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा कथन, इस स्थल की पहचान टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में की गई है। अब क्या करना है आपको, इसमें से आपको जो है कि कौन से असत्य कथनों का चयन करना है। एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला इसका जो विस्तार बताया गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच जो अनुपात दिया गया है वो 60:40 का दिया गया है, ये गलत है। ये 40:60 है, अर्थात
इसको उल्टा कर दिया गया है। तो इस तरह से ये कथन क्या हो गया, इस अनुपात को उल्टा किए जाने के, अर्थात इसकी जगह अगर 40:60 होता तो बिल्कुल ये सही होता। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, अभी 28% जो है कि नुकसान इसको हुआ अम्फान चक्रवात से, बिल्कुल सही है। और इसमें कहा गया है कि जो है कि इसमें मैंग्रोव के जो है कि सुंदरी नामक 3.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जरूर कहा गया है कि 3.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल मैंडेटरी नहीं किया गया है कि सिर्फ सुंदरी नामक 3.5 करोड़ पौधे लगाए जाएं। तो इस तरह से कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इस स्थल की पहचान टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान तथा यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में की गई है, यह सही है। तो इस तरह से हमें पता चला कि इसका कथन दूसरा और जो चौथा है वह सही है, और पहला और जो तीसरा कथन है वो क्या है, असत्य है। हमें चुनना है पे यहाँ पर असत्य कथन, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1 और जो है कि 3। तो इस तरह से देखिए, फिर से देख लीजिए 1 और 3 कौन सा। जैसे इसमें लिख दिया गया सुंदरी नामक 3.5 करोड़ पौधे, तो बिल्कुल सुंदरी ही सिर्फ नहीं है, और बाकी मैंने पहला का आपको बताया क्यों ऐसा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटेन ने अपने देश को 2050 तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जेट जीरो योजना की घोषणा की है। दूसरा कथन, कुल वैश्विक तापमान में वाणिज्यिक उड्डयन क्षेत्र का 5% योगदान है, जबकि CO2 उत्सर्जन में लगभग 2.5%। तीसरा कथन, नवंबर 2016 में न्यूजीलैंड द्वारा जीरो कार्बन बिल पारित कर वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा कथन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 60 देशों ने कर लीजिएगा यहाँ 60 देशों ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने की अपनी सहमति दे दी थी। अब उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना। प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे प्रश्नों से को भी हमें टैकल तो करना ही होगा। खैर, एक एक करके कथनों को पर हम जो है कि थोड़ा सा विचार करते हैं। तो देखिए, जो पहला इसका कथन है कि ब्रिटेन ने अपने देश को 2050 तक शुद्ध शून्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के लिए जेट जीरो योजना प्रारंभ की है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका जो कथन है ये भी सही है कि वाणिज्यिक उड्डयन क्षेत्र का लगभग 5% का योगदान है टोटल जो है कि ग्लोबल वार्मिंग में, लेकिन केवल CO2 के उत्सर्जन में देखा जाए तो ये 2.5% है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें जो कथन तीसरा इसमें लिखा है नवंबर 2019 में, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है नवंबर 2016 में, नहीं 2016 नहीं है, अगर 2019 होता तो ठीक होता। नवंबर 2016 में न्यूजीलैंड द्वारा जीरो कार्बन बिल पारित कर वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये गलत है, यह हुआ है 2019 में। तो इस तरह से अगर यहाँ पर 2019 होता तो यह स्टेटमेंट सही होता। 2019 की जगह 2016 लिख दिया गया, इसलिए कथन ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये कहा गया है कि 2019 में 60 देशों ने नहीं बल्कि 66 कंट्रीज ने कहा है कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य करने पर अपनी सहमति दे दी है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि तीसरा और चौथा जो कथन है वो गलत है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है कि भूमि सुधार संबंधित प्रावधानों के 13 कानून शामिल किया गया। ध्यान दीजिए, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा 9वीं अनुसूची जोड़कर भूमि सुधार और संबंधित प्रावधानों के 13 कानून को शामिल किया गया था। कथन दूसरा, इस अनुसूची में शामिल कानूनों को पूर्वव्यापी आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा कथन, अनुच्छेद 32 के सब क्लॉज बी के तहत इस अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त होता है। अब आपको चुनना है सत्य कथनों के विकल्प का, आपको चयन करना। एक एक करके कथनों पर चयन कर लेते हैं कि देखिए 9वीं अनुसूची के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। तो 1951 में प्रथम जो है कि संविधान संशोधन करके हमने ऐसा किया था, ये बिल्कुल सही है। 13 कानूनों को शामिल किया था, बिल्कुल सही है।
दूसरा है कहा गया है दूसरे कथन में कि इस अनुसूची में शामिल कानूनों को पूर्वव्यापी आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। ये गलत है। पूर्वव्यापी का मतलब है कि पीछे समय में जाकर भी, अर्थात आज आप कोई कानून बनाइए 9वीं अनुसूची का और उसको कहिए कि वो पिछले समय से भी लागू हो सकता है, तो ये हो सकता है, बिल्कुल गलत नहीं है। तो कथन दूसरा जो है कि क्या हो गया, इसमें लिखा है कि पूर्वव्यापी आधार पर लागू नहीं हो सकता, ये गलत है, हो सकता है। जो तीसरा कथन है कि अनुच्छेद 32 बी के तहत नहीं, 31 बी के तहत इसको संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस तरह से 31 बी अगर होता तो सही होता। तो हमारा जो यह तीसरा कथन है, चूंकि 31 की जगह 32 लिख दिया, तो ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा कथन क्या है, गलत है। सत्य कथन होगा केवल एक, आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। उड्डयन द्वारा होने वाले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको फिर से। उड्डयन द्वारा होने वाले उत्सर्जन में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फेट्स, नाइट्रस, जलपास और गैस और कालिक कण शामिल होते हैं उड्डयन के द्वारा होने वाले उत्सर्जन में। कथन दूसरा, सफेद रंग के जो कणकीय पदार्थ प्रकाश का परावर्तन और काले रंग के कणकीय पदार्थ प्रकाश का अवशोषण कर वैश्विक तापमान को प्रभावित करते हैं। उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन के। तो देखिए क्या है, केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। तो अब आपने जो है कि क्या किया होगा, इस पर चयन कर लिया। फिर से देख लीजिए। तो देखिए कथन दोनों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही हैं। तो आंसर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं अगले। एक्सोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए असत्य विकल्प चुनना है, अर्थात जो है कि चारों में से कोई एक असत्य कथन है। चारों आपकी स्क्रीन पर मैंने रख दिया है। देखिए, यह एक किण्वित भोज्य पदार्थ है। किण्वित मतलब फर्मेंटेटेड भोज्य पदार्थ है, जिसे अकुनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। दूसरा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड की सुमी जनजाति अकुनी में विशिष्ट रुचि रखती है। तो यहाँ पे ही शब्द हटा दीजिएगा, एक गलती से डाल दिया गया है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में नागालैंड की सुमी जनजाति अकुनी में विशिष्ट रुचि रखती है, यह मानना है आपको। अब डिसाइड करना है कि रखती है कि नहीं। तीसरा कथन है, भारत के अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे जापान, चीन, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया में यह प्रचलित है। लास्ट विकल्प, एक्सोन दो शब्दों एक्सो तथा ने से बना है, जिसका अर्थ होता है सुगंधी तथा स्ट्रॉन्ग, अर्थात ऐसा पदार्थ जिसकी सुगंध क्या है, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, ज़्यादा हो। अब आपको असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए जो पहला कथन है यह क्या है, असत्य है। इसमें लिखा गया है कि यह एक फर्मेंटेटेड भोज्य पदार्थ है, ये सही है। अकुनी के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें लिखा है जिसका उपयोग केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों में स्वाद लाने के लिए किया जाए, ये गलत है। ये मांसाहारी के साथ साथ शाकाहारी भोज्य पदार्थ की जो सब्जियां होती हैं, जो ग्रेवी होते हैं, उसमें भी इसका यूज होता है। इसका यूज चटनी बनाने में, अचार बनाने में भी होता है। तो इस तरह से यह जो पहला विकल्प है यह क्या है, आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैंग्रोव वन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तटों, ज्वारनद मुखों, लैगून, पंख जमाव, ज्वारीय क्रीक और बैक वाटर में विकसित होते हैं। मैंग्रोव वृक्ष की जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जो O2 अर्थात ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान के साथ ही खारे जल में उगने और तेजी से वृद्धि करने में सहायक होते हैं। किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, न्यूमेटोफोर्स के संदर्भ में। तीसरा कथन, भारत में पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु प्रमुख जो है कि मैंग्रोव वन वाले राज्य हैं। अगला है, भारत में लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इनका विस्तार है, जिसमें सर्वाधिक पूर्वी तट पर लगभग 58 to 60% तथा पश्चिमी तट पर 22 से 24% तथा 16 से 18% जो है कि द्वीपीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आपको क्या है, उपरोक्त में से सत्य कथनों का सत्य जितने भी कथन हैं उनके विकल्प का चयन करना है। फिर से आपके स्क्रीन पर मैं रख देता हूं, आप एक बार देख लीजिए। और इसके जितने भी विकल्प हैं सभी सही हैं, अर्थात आंसर होगा A 1 2 3 4 सभी कथन इसके क्या हैं, सही हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण है, पहला
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एफपीआई के नाम से भी जानते हैं, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात एफडीआई का तेजी से आना इसका एक कारण है। दूसरा, लॉकडाउन के कारण तेल आयात में कमी और कीमतों का कम होना, इसके वजह से जो है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। तीसरा कथन है भारत के एसडीआर का दुगुना होना। चौथा है विदेशी यात्राओं का ना होना। निम्नलिखित में कौन से कारण सही हैं यह आपको बताना है। तो देखिए इसका जो तीसरा कथन है कि भारत का एसडीआर का दुगुना होना, नहीं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ है। एसडीआर आपको पता है आईएमएफ में जो है कि देशों का भुगतान है, तो यह बिल्कुल भी ये नहीं बढ़ा है, तो इसलिए यह विकल्प गलत है। बाकी जितने विकल्प हैं सब सही हैं, अर्थात 1, 2, 4 जो है विकल्प सही होंगे, तो यही आपको ढूंढ लेना है। सी आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंडियन गैस एक्सचेंज के संदर्भ में हमें बात करनी है। तो यह भारत का पहला डिजिटल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां क्रेता विक्रेता प्राधिकृत केंद्रों के माध्यम से स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट के रूप में आयातित और देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस का व्यापार कर सकेंगे। दूसरा, यह ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करेगी। तीसरा कथन, इसके द्वारा भविष्य में प्राकृतिक पाइपलाइनों के उपयोग के लिए एक स्वतंत्र तथा पारदर्शी ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया जाएगा। चौथा कथन, इसके लिए केवल गुजरात का दहेज और आंध्र प्रदेश के ओडुरू काकीनाडा स्थानों का चयन किया गया। अब आपको फिर से उपरोक्त में से सत्य कथन के वाले विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो चलिए चयन कर लीजिए, एक एक करके कथनों पर विचार कर लेते हैं। यह भारत का पहला डिजिटल गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सही है। क्रेता विक्रेता जो कि स्पॉट जो है कि मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट कर सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आयातित और देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस का व्यापार कर सकेंगे, ये गलत है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आयातित गैस का व्यापार होगा, देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस का व्यापार नहीं होगा। तो पहला कथन क्या हो गया, इसके वजह से गलत हो गया। अगला जो है कि यह ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग जो है प्लेटफॉर्म जो है बन रहा है, जो एजेंसी बन रही है, यह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अनुषंगी कंपनी के रूप में कार्य करेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इसके द्वारा भविष्य में प्राकृतिक पाइपलाइनों के उपयोग के लिए स्वतंत्र तथा पारदर्शी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा, ये सही है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमें 2 और 3 कथन क्या मिल गए, सही मिल गए। चौथा है कि इसके द्वारा केवल गुजरात के दहेज, जी नहीं, केवल गुजरात के दहेज नहीं बल्कि हजीरा को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से इसमें लिखा गुजरात, केवल गुजरात का दहेज और आंध्र प्रदेश के ओडुरू काकीनाडा स्थान का चयन किया गया। तो इस तरह से इसका कहने का मतलब क्या है, केवल 2 स्थानों का चयन किया गया, जी नहीं, गुजरात के दहेज और हाजीरा, इस तरह से 3 स्थानों का चयन किया गया। तो हमें क्या पता चला, ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो सही कथनों का विकल्प होगा वो होगा बी, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथनों के वाले विकल्प को चुनें। भारत के कुल भूक्षेत्र का लगभग 32% भूमि अवनयन तथा 25% क्षेत्र मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। दूसरा कथन, भारत की मेजबानी में यूएनसीसीडी की 14वीं बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसमें भारत ने 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की घोषणा की। भारत में केवल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना मरुस्थलीकरण और विश्व के 1/3 लोग जल संकट का सामना करेंगे। अब आपको इसमें से क्या करना है, ध्यान दीजिए, इसमें से सत्य कथनों का विकल्प का चयन करना है। एक एक करके कथनों का हम जो है कि चयन कर लेते हैं। तो देखिए यह जो सही बात है कि हमारे यहाँ की 32% भूमि अवनयन अर्थात लैंड डिग्रेडेशन और 25% डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, बिल्कुल सही है। और दूसरा जो कथन है ये भी सही है कि 14वीं जो बैठक हुई थी यूएनसीसीडी की, जिसको COP 14 के नाम से भी हम जानते हैं, ये भारत में हुई थी दिल्ली में, और इसमें कहा गया था 2.6 करोड़ भूमि को हम उपजाऊ बनाएंगे, ये बिल्कुल सही। लेकिन जो तीसरा कथन है कि भारत में केवल राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना मरुस्थलीकरण उससे उत्पन्न चुनौतियों के दृष्टिकोण से संवेदनशील राज्य हैं, ये कथन गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत के भी जितने राज्य हैं सभी इस समय डिजर्टिफिकेशन की समस्या से गुजर रहे हैं। तो ये कथन क्या होगा, गलत होगा।
फिर उसके बाद जो है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 तक इसमें लिखा है 1/3 लोग जल संकट का सामना करेंगे। जी नहीं, 2/3 लोग जल संकट का सामना करेंगे। तो इस तरह से कथन 3 और 4 क्या हो गया, गलत हो गया। हमें चुनना क्या था, देखिए सत्य कथनों वाले विकल्प को। तो पहला और दूसरा कथन क्या है हमारा, सही है। आंसर होगा जो है कि इसका बी 1 और 2।